Students, today our next topic is going on start sources of energy. As you know, इससे पहले आपने फिजिक्स में दो चैप्टर पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इलेक्ट्रिसिटी में आपने करंट को स्टडी किया, जूल्स लॉ पढ़े, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा कि हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड और हाउ टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. बट दिस इज द टाइम ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्या है सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्यों ये थर्ड यूनिट बना, थर्ड चैप्टर बना आपका? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बाद ही ये क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच में आपने रिलेशन पढ़ लिया. जहां पर इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पर मैग्नेट होगा, यानी कि मैग्नेटिज्म होगा, और जहां पर मैग्नेटिज्म होगा वहां से आप करंट भी ले सकते हो. ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपको देखो, अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, चीजों को इजी करने के लिए कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की हमारे पास एनर्जीज है और कहाँ से हम उसको ले सकते हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग फॉर्म में है, और आप उसको कैसे हार्नेस करेंगे. ठीक है, मतलब लेंगे, अपने लिए यूजफुल बनाएंगे. और उसके बाद कुछ डिवाइस भी आप तैयार करते हैं, जिससे मतलब क्या होता है, कुछ डिवाइस कह लो, पावर प्लांट कह लो, जहां पर आप एनर्जी को लेकर काम करते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, विंड मिल्स, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर. ये सारी की सारी चीजें आपको एनर्जी को कंजर्व मतलब ट्रांसफर करने के काम आती है, कोई एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर देना. और ज्यादातर हमारा जो कोशिश रहेगा वो रहेगा सभी एनर्जीज को आप इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से आप जब चाहे जहां चाहे वहां पर क्या कर सकते हो, किसी भी डिवाइस को, मशीन को चलाकर काम कर सकते हो. तो लेट अस स्टार्ट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्या होता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी? Sources of energy is the which is capable of providing enough and useful energy. यूजफुल एनर्जी मतलब जो आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी लोगे उसमें ये नहीं आप कोई भी एनर्जी उठा लोगे. एक ऐसी एनर्जी जिसको इनपुट कम देना पड़े. इनपुट कम देने का मतलब क्या? उसको लेने के लिए कम एनर्जी देनी पड़े, और जब आप उसको यूज करेंगे तो आउटपुट आपका ज्यादा होना चाहिए. देखो, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे आप इसको. इनपुट मतलब आपने उसको निकाला, उस एनर्जी को निकाला, कहीं से भी निकाला, उसको ट्रीट करा एक तरह से अपने लिए, इनपुट एनर्जी लगाकर उसको सेट कर लिया. उसके बाद आपने उससे वर्क लिया. क्या लिया? वर्क लिया. आउटपुट एनर्जी, कन्वर्ट आउटपुट एनर्जी. आउटपुट एनर्जी आपकी ज्यादा होनी चाहिए और इनपुट कम, तभी आप इसको माइनस करके इसमें से क्या बता सकते हो अपने लिए? यूजफुल एनर्जी. मतलब आपको सपोज आपने इस एनर्जी को कलेक्ट करने में, कहीं से लेने में, ठीक है, 10 जूल लगा दिया. जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई दुकानदारी स्टार्ट करते हैं, कुछ पैसा लगा दिया. उसके बाद जब आपने उससे फायदा कमाना शुरू करा, 10 जूल लगाकर, 10 जूल लगी थी आपकी एनर्जी निकालने में, उसके बाद आपने यहां से ले लिया सपोज 80 जूल, आउटपुट 80 जूल ले लिया. तो 10 जूल एनर्जी लगाकर अगर आपको 80 जूल एनर्जी मिल रही है, तो 80 में से अपनी -10 कर दीजिए, तो 70 जूल क्या है? आपका प्रॉफिट हो गया, यूजफुल एनर्जी हो गई. तो इस तरह से सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिटेक्ट करने से पहले आप क्या देखोगे कि जहां पर भी हम इसको ले रहे हैं, एनर्जी को बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है, तो वहां से हमें प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं. ये नहीं आपने 100 जूल एनर्जी लगाकर कोई चीज बना भी ली, कोई एनर्जी ले भी ली, और वो दे रहा है आपको 70 जूल, तो आप तो घाटे में चले गए ना वहां पे. तो 100 जूल लगाकर कोई 70 जूल को ही कमाएगा. ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है. उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अल्टीमेटली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन सब का जो बिग ब्रदर है, बिग ब्रदर कह लो या
इसका भी सोर्स है, सभी एनर्जीज का जो सोर्स है वो याद रखना सन होता है। सन से ही सारी एनर्जीज बन रही है। सेकंड, इसका क्लासिफिकेशन करना आपको, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्लासिफिकेशन सबसे पहले करना है। उस क्लासिफिकेशन में क्या है, आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। कौन कौन सा? रीन्यूएबल, एज द नेम सजेस्ट रीन्यूएबल, आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। और नॉन रिन्यूएबल, कहते हैं कि ये 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ज्योग्राफी में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइंस में भी इसको पढ़ेंगे, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है। देखो आपस में साइंस साइंस वर्ड लग जाता है तो कुछ चीजें तो है जो मैच करेगी, तभी तो नाम में भी थोड़ा सा सिमेट्री है। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में क्या होगा? री दोबारा से, न्यू नई, एबल मतलब एबल हो, हम सक्षम हो या फिर वो सक्षम हो दोबारा से एनर्जी लेने। तो दोबारा से नई एनर्जी बन सके उसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या क्या आएगा इसके अंदर? विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। ये सभी एनर्जी जिसको लेकर आजकल काम चल रहा है या फिर पब्लिक यूज कर रही है, गवर्नमेंट यूज कर रही है, गवर्नमेंट कह भी रही है कि इनके ऊपर वर्क कर रही है। विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, ये सब। नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है? नॉन, जो कि दोबारा से न्यू ना कर सके, ठीक है। इसमें क्या आते हैं हमारे? फॉसिल फ्यूल। क्या आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और क्या आता है? फॉसिल फ्यूल्स में भी कोल, पेट्रोलियम होते हैं ना, ये सब कोल, पेट्रोलियम। और क्या क्या होता है इसमें? वो डाल सकता है, ठीक है। तो ये सब एक्सेट्रा। तो दो कैटेगरी में है अभी तक जो हमारे काम चल रही है, इंडिया, चाइना, डेवलपिंग कंट्रीज के, वो सब नॉन रिन्यूएबल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं या करते थे। धीरे धीरे हम इस पर आ रहे हैं, रिन्यूएबल पे। और इसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्वेश्चन भी आता है इसका सीबीएसई में या वैसे। मान लो इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? सबसे पहली बात तो जो हम ये फ्यूल यूज कर रहे थे इसको हटाकर हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा। दूसरा, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट का मतलब क्या है? ये डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने। कैसे बनता है उसकी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी। अभी सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, कोल, पेट्रोलियम, वोट एकदम से तो ये उग नहीं जाते पेड़ पौधे। कोल, पेट्रोलियम एकदम तो बन नहीं जाते, ठीक है। तो मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं और हम इनको जो खत्म कर देते हैं, जो हमारा कंजम्पशन रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये तो कभी ना कभी खत्म होने ही वाले हैं। और दूसरी बात, ये पोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? पोल्यूशन, ठीक है। तीसरा, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है। अब बात आ जाता है सर की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अभी बताते हैं वन बाय वन। देखो, सिर्फ एक कमी की वजह से हम इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। कमी क्या है? मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं बनने, पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू कम है। कैलोरीफिक वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? हम इससे ज्यादा काम ले सकते थे, बहुत कम ले रहे हैं। सपोज आपके 100 रुपीज का आप यूज करते हो सिर्फ 10 रुपीज पे, मतलब आपके 100 रुपए 10 रुपए की तरह यूज होते हैं। तो किसका नुकसान है? ये आप ही का नुकसान है। तो कैलोरीफिक वैल्यू लो है इसकी। तो इस तरह की 3-4 कमियों की वजह से नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको हम खत्म कर रहे हैं या फिर उसका यूज करना बंद करने वाले हैं और इनके ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं और कर भी रहे हैं आज की जो जनरेशन है, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव इसलिए क्योंकि ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। और फिर हम देखो, अब इतने सारे इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह चल रही है, कंपनीज चल रही है, फैक्ट्रीज चल रही है, तो वो सारी बंद कोई हो जाएंगे अगर ये खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने अल्टरनेट सोर्स ढूंढना शुरू करा, ठीक है। और उस अल्टरनेट सोर्स में हमें ये सारे के सारे मिले रिन्यूएबल सोर्स।
आई होप आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यहाँ पर जो रिन्यूएबल होते हैं इनको इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। इसी में बता दिया जाए, क्योंकि इसी को जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं। थोड़ा सा फर्क आ जाता है, नॉन कन्वेंशनल, इसके जो एग्जाम्पल है वो थोड़े बहुत मैच नहीं करते। और यहां पर आ जाइए नॉन रिन्यूएबल पे, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो बहुत पिछले ओल्ड ईयर से, एंशिएंट टाइम से आप यूज कर रहे हैं। एंशिएंट ये वर्ड देखना इसके अंदर, और ये अभी 10-15 साल में इनको आपने यूज करना सीखा है या कर रहे हैं। तो जो एंशिएंट टाइम से यूज हो रही है सोर्सेज ऑफ एनर्जी उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में फॉसिल फ्यूल के अंदर कोल, पेट्रोलियम, वुड ये सब आते हैं, लेकिन इसके अंदर भी विंड और वाटर एनर्जी का भी यूज कर रहे हैं हम पहले से। दैट्स वाई इसके अंदर ये आप अलग से नोट कर लीजिए, वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी को आप कन्वेंशनल में डालकर बताओगे। किसमें? कन्वेंशनल में। सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसको आप रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल में ही रखेंगे। लेकिन जो ये दो है, विंड और वाटर, इसको आप कन्वेंशनल में डाल के स्टडी करोगे। कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सारे लिख देते हैं रिन्यूएबल, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल यानी कि कन्वेंशनल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में आप पढ़ोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्यूल होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर, आइडियल फ्यूल या बहुत अच्छा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी बार बार मुंह से निकल रहा है, बात है कि आइडियल फ्यूल कौन सा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। आइडियल फ्यूल या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो लिख देते हैं गुड फ्यूल शॉर्ट में, और आइडियल फ्यूल। यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, सही टॉपिक आपके यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, वो तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी लिया। गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल में आपको 3-4 पॉइंट्स पता है, लेकिन उसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करना। सबसे पहला पॉइंट, पोल्यूशन फ्री। क्या होना चाहिए? पोल्यूशन फ्री, या फिर पोल्यूशन फ्री देखो 100% कोई नहीं हो, थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो सारे करते हैं, तो लेस पोल्यूशन भी बोल सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन में ये है तो इस पे टिक कर दीजिए, ये नहीं है ये है तो इस पे टिक करना पड़ेगा, और लगा दिया बीच में। पोल्यूशन फ्री का मतलब क्या है? पोल्यूशन, पोल्यूशन कौन करता है? जो हम फ्यूल को यूज करते हैं, जलाते हैं, उनमें से धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है डिफरेंट काइंड ऑफ। ठीक है, आपने आग जलाई चीज को गर्म करने के लिए किसी को, वो तो आपने गर्म कर ली, पका ली, लेकिन उससे जो पोल्यूशन हुआ, गैसेस निकली, उससे भी तो मतलब आप अपना फायदा कर रहे थे चीज को पकाकर खाने के लिए, लेकिन नुकसान ज्यादा कर बैठे हो। क्या करके? पोल्यूशन करके। इससे आपको बीमारियां लग जाती है। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती है? सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये जो तीनों है
ये तीनों पॉइजनस गैसों में आ जाती है, दम घोट देती है, मार देती है, जहरीली गैसेज है। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, CO2 भी तो निकलती है। अलग से कलर से लिखता हूं मैं उसको, CO2। CO2 नाम होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है दम घोटने के लिए, मारने के लिए। जहरीली गैस नहीं है। CO2 हमारी नाक में, हमारे शरीर में होती तो है, ज्यादा नुकसान नहीं करती, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं लेने देती। CO2 के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, गुड फ्यूल ऑफ। देखिए मेरी आदत है, मैं जो भी टॉपिक करता हूँ वहां पे कोई भी चीज आ जाए तो उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तीनों जहरीली गैसेज है, ध्यान रखना इसका, जो कि कोयले वगैरह वगैरह को जलाने में ये चीजें निकलती भी है। CO2 भी निकलती है, लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? पोल्यूटिंग गैस नहीं कहेंगे, पोल्यूशन नहीं करती है। लेकिन फिर भी CO2 हमारे लिए ड्रॉबैक, लिमिटेशन का काम कर रही है, हमारे लिए ज्यादा बेकार है। हाँ, इतनी भी बेकार नहीं है कि आप इसका लेवल बढ़ा दीजिए। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है? 0.03%, बहुत कम। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, है ना। और जो अदर गैसेज है, आर्गन वगैरह वगैरह, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज कह सकते हो आप, वो आपके 0.97%। ऑक्सीजन इतनी होते हुए भी ये कार्बन डाइऑक्साइड जीत जाती है हमसे। क्यों? ध्यान देना इसको। CO2 0.03% है और ऑक्सीजन इतनी सारी है, उसके बावजूद ये हमें परेशान कर देती है अगर इसका थोड़ा सा भी लेवल बढ़ जाता है। कैसे? दूसरा, नाइट्रोजन 78% है, और आपने सुना होगा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एक, नाइट्रोजन की बात चल रही है तो आपको इसके बारे में बता ही देता हूं। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो ये पल्स वाले, दालों वाले पौधे होते हैं, इनकी रूट्स में होता है। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन गैस को लेकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है। किसका? प्रोटीन। और प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? पावर, ताकत, शक्ति। एनर्जी नहीं कह रहा हूं, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का काम है। ओके, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होता है? यस, प्रोटीन से क्या होता है? ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। पतले भले ही हो लेकिन ताकत बहुत होती है, ठीक है। दालों में जैसे होती है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर से ही लेता है रूट में, तब इसको नाइट्रेट वगैरह वगैरह में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गई नाइट्रोजन की बात। ऑक्सीजन ज्यादा होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड से हार जाती है। क्यों? हिल स्टेशन वगैरह वगैरह पे जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हल्की गैस है, लाइट गैस। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो छोटा और हल्का होता है, और CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? हैवी, हैवी, मोटा, भारी। अब देखिए इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे कैसे, अर्थ बनाएंगे। सबसे पहले गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, पोल्यूशन को लेकर बात आ गई, तो पोल्यूशन के ऊपर ही हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कवर करते चलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर है, इस क्वेश्चन तो आने हैं सब उसमें से, ये तो सिर्फ आपका कोई एक क्वेश्चन पूरी उसमें से देगा, पूरे एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा इसका या दो होंगे, टोटल 3 नंबर में आएगा। अगर आएगा तो टोटल 3 से एक आधा प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो 3 के अराउंड, बस 3 मार्क्स के अराउंड आप इसको लेकर चलोगे, आउट ऑफ नियर अबाउट 27 मार्क्स। जैसे फिजिक्स है 30 के करीब या 27 के करीब आती है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को आप, मैग्नेट को घुमा घुमा के करंट ऐसे नहीं करने वाले हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से आप डायरेक्ट पढ़ लिया, लेकिन उसका यूज भी तो करना आना चाहिए, तो पावर प्लांट बनाने जरूर आने चाहिए, पता होना चाहिए उसके अंदर वर्किंग क्या होती है, डैम वगैरह वगैरह क्यों बनाए गए। तो पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे थे,
यहाँ पर CO2 को लेकर बात चल रही है, ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, और इस सरफेस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने घेरा हुआ है अपने मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और जो ये मोटे मोटे मॉलिक्यूल से इस तरह से ब्लैंकेट बन चुका है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए सफियर, गोला, एक अर्थ गोल बॉल, उसके चारों तरफ से एक लेयर बन चुकी है, बिल्कुल हमसे ज्यादा ऊपर नहीं है, 1-2 मंजिल से ऊपर ये उड़ भी नहीं सकती गैस, 3-4-5 मंजिल से ऊपर ये उड़ भी नहीं सकती, हैवी होती है ना, हैवी मॉलिक्यूल ऑफ CO2। बाकी जो ऑक्सीजन वगैरह वगैरह गैसेज है आपकी, वो हल्की होने की वजह से देखो कितना स्पेस मिल गया इनको, इनको बाहर ही रहना पड़ता है, मतलब इसके अंदर बहुत कम होती है। आपको भी पता है जो भारी होगा वो नीचे रहेगा, स्पेस लेगा, और जो हल्का होगा वो जगह छोड़ देगा, तो ये भर जाएगा। इसको मैं भर ही देता हूं यहाँ पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अराउंड द सरफेस, सरफेस के आसपास का जितना भी ये रीजन दिख रहा है आपको, ये CO2 लेवल बढ़ने के बाद क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से इसको कवर अप कर देता है, ब्लैंकेट की तरह बंद कर लेता है इसको चारों तरफ से, बहुत कम ऑक्सीजन रह जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस 21 कहां पर रहेगी, इसके आउटर एरिया में ज्यादा रहेगी, तभी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो कहते हैं फ्रेश एयर मिलती है, बहुत अच्छी एयर मिलती है ना, बोलते रहते हैं हम। उसके बाद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस तो बहुत, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन को तो सिर्फ पेड़ पौधों नहीं लेना होता है, उनके लिए तो सफिशिएंट है। ऑक्सीजन तो बहुत पब्लिक, जानवर, बहुत सबने लेना होता है, दैट्स व्हाई। अब बात आ जाती है CO2 हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, क्या करती है। सन से रेडिएशन आती है, क्या आती है, सन से रेडिएशन आती है। इन रेडिएशंस में लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, वैसे तो कई एनर्जी होती है लेकिन आपने दो पे ही फोकस रखना अभी, लाइट एंड हीट। अब हीट को साइंटिफिकली थर्मल भी बोला जाता है, थर्मल, और हीट एनर्जी को, हीट रेडिएशन को इंफ्रारेड भी बोलते हैं, इंफ्रारेड, थर्मल और हीट बात एक ही है। गर्मी की किरणों से मतलब है इसका, सन से जो रेडिएशंस आ रही है वो इस तरह से आएंगी, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन कहां पर टकराएंगी, कहां पर स्ट्राइक करेंगी, सबसे पहले CO2 मॉलिक्यूल पर। कहां पर, CO2 मॉलिक्यूल पर। और CO2 मॉलिक्यूल हैवी है, बड़े है, बिग साइज है, ठीक है, ये गर्म हो जाएंगे। उसके बाद अंदर भी जाएंगी, सरफेस पे भी जाएंगी यही रेडिएशन, तो सरफेस को भी हीट कर देंगी। बाहर भी हीट हो गया, यहाँ पर ब्लैंकेट पे ये भी गर्म हो गया, ये टकरा कर वापस जाएंगी, तो ये जाने भी नहीं देंगी, फिर दोबारा हीट हो जाएगी, मतलब ये ट्रैप हो जाएंगी। कौन, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो जाएंगी, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो जाएंगी। ट्रैपिंग क्या होती है, ब्लॉक हो जाएंगी, किसमें, CO2 की लेयर में, लेयर और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा सरफेस का। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह वगैरह है ना हमारी अर्थ के ऊपर, 70% वैसे ही वाटर से डूबा हुआ है पहले ही, 30% एक तरह से आइलैंड की तरह क्या होते हैं, पानी से ऊपर ही तो है। और जो ये बर्फ ग्लेशियर्स है, ये सारे ग्लेशियर्स इस हीट की वजह से अभी तो पिघल रहे हैं, फिर फटाफट पिघलेंगे, नदियों में, नहरों में उनका पानी आएगा और वो टूटेंगी, फ्लड्स आएंगे। क्या आएंगे, फ्लड्स। तो ड्रॉबैक क्या हुआ इसका, CO2 बढ़ने का, फ्लड्स।
और अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है, किसका नुकसान होता है, ह्यूमन बींग्स का, लिविंग थिंग्स का। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी खतरे में आ जाती है। ठीक है, जितने भी बायो प्रोडक्ट्स है खतरे में आ जाते हैं। तो इस तरह से CO2 क्या करता है, हमारे लिए पोल्यूशन ना करके फिर भी क्या करता है, हार्म इफेक्ट करता है। दूसरी बात, इस चीज को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैपिंग करके टेम्परेचर को बढ़ाना। टेम्परेचर को बढ़ाने की प्रक्रिया या बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें हीट रेडिएशंस आपकी ट्रैप करी जा रही है। ओके, इसका एक एग्जांपल और भी आपके लाइफ में, डेली लाइफ में, धूप में कार खड़ी होती है ना, उसके शीशे बंद होते हैं, कोई गाड़ी है, उसके शीशे बंद कर रखे हैं आपने, तो क्या होता है, ये हीट रेडिएशन सन से आती है खिड़कियों से अंदर, और अंदर जाकर जो सीट्स होती है ब्लैक कलर की ज्यादातर होती है, वो ब्लैक कलर क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो बची कुची वापस जाती है, तो ये उनको जाने भी नहीं देता। तो इसके अंदर भी क्या होता है, हीट रेडिएशन ट्रैप हो जाती है। मैं हीट रेडिएशन लिखने की बजाय क्या लिख रहा हूं, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बनने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। यस और नो, तो ये गाड़ी वाला। तीसरा, जब हमें पता लगा CO2 को इस तरह से ट्रैप हो जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर नहीं आ पाती, कैसे, CO2 से टकरा के बाहर नहीं जा रही है, लेयर बन गई है, यहाँ पर ग्लास की शीट्स है। कौन सी शीट्स है, ग्लास की शीट। ग्लास की क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर से एक बार हीट रेडिएशन को आने तो देता है, लेकिन वापस नहीं जाने देता। ठीक है, उसकी वेवलेंथ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसको जाने नहीं देता। ठीक है, तो ग्लास शीट, ग्लास, अगर गाड़ी पे ग्लास खोल दिए जाए तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, इसी चीज का यूज करके हिली स्टेशन पर, हिली एरिया में लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर। पढ़ते जाओ क्योंकि, सर थैंक यू। तो ये माउंटेन एरिया में क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर, कृषि। कैसे, वहां पे ठंड बहुत होती है, पौधा मर जाता है इतनी ठंड में, तो क्या करते हैं, जैसे गोडाउन नहीं होते बड़े बड़े, आपने देखे होंगे, जहां पर सीड्स को या ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, लेकिन उसमें दीवारें होती है। इसके अंदर जो दीवारें होंगी वो ग्लास की होंगी, कंच की। इस तरह से बहुत बड़े बड़े वो बना दिए जाते हैं, और शीशे के चैम्बर होंगे, ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास होंगे। ठीक है, और बड़े बड़े गेट होंगे इसके अंदर। ऊपर से छत के ऊपर क्या होंगी, हीट रेडिएशन, ठीक इस तरह से डलेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन। इन ग्लास चैम्बर में यहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं, सब्जियां, फ्रूट, जो भी है, जितना भी उनको टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन करा जाता है। और जितनी भी थोड़ी बहुत देर धूप आती है वहां पे, ठीक है, उससे क्या होता है, ट्रैपिंग हो जाती है, किसकी, हीट रेडिएशंस की। हीट रेडिएशंस की क्या करी जाती है, ट्रैपिंग की जाती है। और ये ट्रैपिंग करने की वजह से क्या हो जाता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाता है। तो जहां पर बर्फ पड़ती है, बर्फबारी ज्यादा होती है, या फिर धूप बहुत कम निकलती है, तो वहां पर इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज करके क्या किया जाता है, यस, एग्रीकल्चर को लेकर काम किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक या ये पॉइंट समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग CO2। ठीक है, CO2 तो देखो ऑटोमेटिक हमारे अर्थ के चारों तरफ नेचुरल वे से क्या हो जाता है, ट्रैपिंग हो जाता है, जो हम नहीं भी चाहते फिर भी हो जाता है। फिर हमने देखा ग्लास शीट का यूज करके हमने उसके लिए एक ब्लैंकेट तैयार कर लिया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाकर आप एग्रीकल्चर करने लग गए। नेक्स्ट, पोल्यूशन फ्री के बाद इजिली
pollution free or less pollution. After this, the next point is easily accessible. मतलब लेना बड़ा आसान हो, ये ना हो आपको लकड़ी काटनी है, लकड़ी चाहिए, मान लो लकड़ी ले लिया आपने, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूल चाहिए आपको, लकड़ी है और वो आपको पहाड़ पे से उतार के लेके आनी पड़ेगी, पहाड़ पे जाओगे काटोगे फिर ले, तो वो आसानी से तो नहीं ना मिला आपको, तो ये आसानी से मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कैलोरीफिक वैल्यू आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। पोल्यूशन फ्री, ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, लकड़ी को ले जाना आसान है या गैसेस या ऑयल को भर के ले जाना, जो ये एलपीजी गैस वगैरह वगैरह होती है, एलपीजी गैस वगैरह वगैरह को ले जाना आसान है, कंटेनर में भरा ले गई, ठीक है, इजी टू स्टोर भी हो जाता है, स्टोर भी कर लेते हैं आसानी से। ट्रांसपोर्ट और स्टोर, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक। लकड़ी के टाल कहाँ रखोगे इतने बड़े बड़े, इसको ट्रांसपोर्ट और स्टोर किया जाए, इस तरह का फ्यूल होना चाहिए, जैसे आजकल आपकी एलपीजी वगैरह वगैरह चलती रही। फोर्थ पॉइंट होगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बेटा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ोगे नेक्स्ट उसमें, चलो बता देते हैं जितना बताया जाता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है, आपने सपोज 1 ग्राम लकड़ी ले ली और 1 ग्राम कोई और जो आजकल चल रही है एलपीजी गैस ले ली, दोनों को जलाया, बर्न किया, दोनों में से ज्यादा यूजफुल, ज्यादा एनर्जी कौन देगा आपको, पोल्यूशन भी ना करे, इन सारी क्वालिटीज को देखिए, तो आप कहोगे एलपीजी गैस इज मोर इफेक्टिव। तो ये आपका गुड फ्यूल में चला जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर सेम क्वांटिटी में किसी भी 2 चीजों को ले लीजिए और जब आप उनको जलाकर देखोगे तो आपको देखना है हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय बर्निंग यूनिट मास, ठीक है। तो इसको आप कह भी सकते हो एनर्जी पर यूनिट मास या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैलोरीफिक वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट मास, मास और वॉल्यूम में आप ज्यादा फर्क नहीं लोगे इसमें। एनर्जी 9th क्लास में आपको मैंने बताया भी था, 1 ग्राम 1 सीसी के इक्वल लेते हो इन केस ऑफ वाटर। कहाँ ये मास है और कहाँ ये वॉल्यूम, फिर भी हमने इक्वल लिया था इनको, प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया, आपको याद भी होगा। तो एनर्जी अपॉन मास ले लीजिए या फिर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये कौन सी एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी, कौन कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और ये कौन सा मास और वॉल्यूम है, जितना आपने लिया है। तो मास 1 ग्राम लेकर देखिए, जो ज्यादा एनर्जी देगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलोरीफिक वैल्यू को नोट कर सकते हो। तो कैलोरीफिक वैल्यू में मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। कहां पर लिखूं, यहां पर लिख दूं, हाइड्रोजन गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और मीथेन गैस। मीथेन गैस का दूसरा नाम मार्शल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्शल गैस। इसको लेकर बड़े बायोगैस प्लांट बनेगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 150 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, यूनिट मास के लिए। इसकी क्या होती है, एलपीजी की 80 के करीब होती है, मीथेन की 56 या 60 किलो जूल पर किलोग्राम लगा लीजिए, ठीक है, 1 किलोग्राम में 60, ठीक है। लकड़ी की तो सिर्फ 10 के करीब होती है, ठीक है। लकड़ी के जो ये गोबर के जो उपले होते हैं इसकी और भी कम होती है, 6 to 8 लगा लीजिए इनकी वैल्यू। किसकी, डंग्स की।
तो हमारे देश में डंग्स को और लकड़ी को लेकर बहुत काम किए जाते हैं, जलाकर खाना बनाया जाता है। इसको 10 के करीब ले लीजिए, 10 to 12। तो इस रेशो पे काम कर रहे हैं आप। मैंने बताया था अगर आपके पास 100 रुपीज है और वो 10 की तरह यूज हो तो आपको कैसा लगेगा, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है हमारे साथ। काउ डंग्स और वुड को लेकर आप क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो। तो इतनी सारी लकड़ियों को जला के 1 कप चाय बनता है, इतनी सारी लकड़ियों को जलाकर थोड़ी सी रोटियां या चपातियां बनती है, सब्जी बनती है ना। तो ये ज्यादा यूजफुल है। अगर लकड़ी से इनको छोड़कर आप इनका यूज करोगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरा, ये पोल्यूशन भी करते हैं। क्या करते हैं? पोल्यूशन। तो दो तरफ से आप नुकसान उठा रहे हो। एक तो 100 रुपीज का 10 की तरह यूज कर रहे हो, और दूसरा वो 10 रुपीज का भी जो यूज कर रहे हो वो भी गलत यूज कर रहे हो, है ना।